बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। पदार्थों का पृथक्करण ये हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के हमारे अगर कहें स्टाइल्स हैं, हमारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम पदार्थों का पृथक्करण कर सकते हैं। अब जो आज हमारा टॉपिक है वो है पृथक्करण की एक से अधिक विधियां। इसका क्या अर्थ हुआ? तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें हमने देखा कि जब हमारे धूल मिट्टी मिली हुई है हमारे खाद्य पदार्थ में, हमने पानी से उसको धोया और पृथक कर लिया। हमें अगर धान या हमें खाद्य पदार्थ जो हमें खेतों से कट रहा है, गेहूं और धान का, देखा कि कैसे उसको थ्रेशिंग के सहायता से हमने जो उसके छोटे जो धान के कण हैं और जो उसकी जिन शाखाओं में, जिन डंडियों में वो लगे हैं, उससे पृथक करा। तो इस प्रकार हमने देखा कैसे वाष्पीकरण से हम नमक और जल को पृथक कर सकते हैं। तो ये सब जो हमने देखा, तो एक एक विधि थी जिसकी सहायता से हम अपने पदार्थों को पृथक कर पा रहे थे, उनको अलग कर पा रहे थे। है या नहीं है? लेकिन कभी कभी हमारे मिश्रण ऐसे होते हैं या कहें अशुद्धियां ऐसी होती हैं कि अगर हम सोचें कि एक एक जो हमें विधि है उससे हमारे पूरा काम हो जाए, तो वो संभव नहीं होता है। उसके लिए कभी कभी ये जो पृथक्करण की विधि होती है उसमें हमें एक से अधिक विधियों को का यूज करना होता है, उनको और उनको एक एक स्टेप से करना पड़ता है, तब जाके जो हमारा पृथक्करण के कार्य होता है वो पूरा हो पाता है। तो इसी को आज हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बुक खोलते हैं। आप लोगों ने भी खोल ली बुक? वेरी गुड। तो चलिए अब हम समझते हैं कैसे हम पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, पदार्थों को जब हमें पृथक करने की जो हम लोगों ने विधियां पढ़ी हैं उन्हीं को ही हम एक एक करके यूज करेंगे। अब हमारा नया कोई नहीं है, जितना हमने पढ़ लिया है अब वो उनमें से 2 या 3 विधियों को यूज करके हम पृथक्करण के बारे में समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक क्रियाकलाप के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो हमारा पाठ है, जब तक हम कोई क्रियाकलाप नहीं करेंगे हमें नहीं समझ में आएगा, तो उसके लिए ये करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर अब हमारे पास मिश्रण है जिसमें हमें मिला है रेत और नमक, अब बताइए कैसे करेंगे? हस्तचयन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और जितनी विधियां हैं, निस्यंदन हमने पढ़ा था और हमने बहुत सी विधियां पढ़ी थी, तो कोई कर सकते हैं? थ्रेशिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब इसको कैसे करें? और हमने ये देखा था कि जब साइज अलग होते हैं तो हम छानने की क्रिया कर लेते थे। अब ये तो छानने की भी क्रिया नहीं होती, क्योंकि महीन महीन रेत भी है और महीन महीन हमारे नमक भी है। तो इसको पृथक करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखिए, एक एक स्टेप करके हम इसको समझेंगे। इस मिश्रण को हम क्या करेंगे, एक बीकर में रखेंगे, या हम कहें तो अगर हम किसी एक बर्तन में रखेंगे और उसमें हम मिलाएंगे जल। अब आप सोचिए जल क्यों मिलाते हैं? हम विलेयता वाला एक कॉन्सेप्ट लेंगे कि जल में क्या विलय हो जाता है? नमक। बिल्कुल ठीक सोचा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर में हम देखेंगे जो आपका जो रेत है वो बीकर की तली में बैठ रहा होगा। किस विधि के कारण? निस्तारण। ठीक है। और हम उसका, तो वो किस विधि के साथ बैठ रहा होगा? अपसादन की विधि के कारण वो नीचे जल में बैठेगा। और हम निस्तारण या निस्यंदन, फिल्ट्रेशन के द्वारा उसको पृथक कर सकते हैं। तो हमने जब ये जो हमारा रेत और नमक का जो मिश्रण था वो हमने जल में डाल के रखा,
थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो अवसादन के कारण वो नीचे बैठ गया, जो हमारी रेत थी, और जो हमारा नमक था वो पानी में हमारा घुल गया। अब हमने उसको या तो निस्तारण के हेल्प से, या अगर हम कहें फिल्ट्रेशन, निस्यंदन से, हमने जो नीचे बैठी हुई रेत थी उसको पृथक करा और जो हमारा जल था उसको पृथक करा। अब जैसा हम जानते हैं जो हमारा, तो अब हम जानते हैं कि ये जो हमारा जो द्रव हमें मिला है, ये जो हमें जल मिला है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम नमक है ना? तो इस जल में हमें नमक है, लेकिन क्या हमें नमक दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक, हमें तो जल दिखाई दे रहा है। अब हमें इस जल से नमक लेना है, और वो हम जानते हैं हम वाष्पन की क्रिया से कर सकते हैं, लेकिन इसको और थोड़ा सा समझेंगे। तो अब जो हमारा ये मोटी मोटी बातें हो गई हैं कि कैसे हम रेत और नमक को पृथक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम जल है इसको हम क्या करेंगे, एक केतली में भर के उसको गर्म करेंगे, और ये जो केतली की टोटी से हमें भाप आती मिलेगी, ये देखिए, ठीक है। अब ये जो हमें भाप है, हमें इस भाप को ठंडा करना है, क्योंकि हमारा हमें वो जो वाष्प जो जल है उसको हमें उड़ने नहीं देना है, उसको वाष्प हमें नहीं बन, मतलब वाष्प बन के हमें उसको ऊपर नहीं जाने देना है, हमें इस वाष्प का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है, ये जो हमारी केटली है, जहां से ये भाप आ रही है, देखिए ये भाप आ रही है ना, इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे, और प्लेट पे हम थोड़ी सी बर्फ रखेंगे कि ये ठंडी हो जाए। जब ये प्लेट ठंडी होगी, जो आपका वाष्पकरण की जो क्रिया चल रही है वो क्या होगा, वो वाष्प बन के नहीं जाएगी, वो यहाँ पर फिर से, ये देखिए यहाँ पे जल है, वाष्प बन के जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें फिर से जब ये ठंडा हमने ऊपर रखा तो हमें फिर से पानी की बूंदें मिलेगी, हमें जल में हमें मिलेगा। तो जो केतली के सारे जल को हम भाप में बदलते हैं और इस प्रकार उसको फिर से जल के रूप में ले लेते हैं। तो ये जो होता है, ये जब जो भाप है ये फिर से जब जल के रूप में आ रहा है, इसको कहते हैं संघनित होकर द्रव जल बन जाता है। क्लियर हुआ? तो जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर वो द्रव जल में बदल जाती है, तो भाप जल में बदलती है। तो अभी हमने देखा था द्रव भाप में बदल रहा है वाष्पीकरण के कारण, लेकिन अब वही भाप से हम फिर जल प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया? और ये जो होता है, ये जो क्रिया होती है जब वाष्प से जल फिर बनता है, इसको हम कहते हैं संघनन। ठीक है, तो इसको एक वर्ड और इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पे जो संघनित होकर जो है वो कंडेंस हो रही है, और ये आपका कंडेंसेशन होता है जब भाप जल में फिर से बदल जाती है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, फिर हम रसोई में पहुंच गए, कि आप कोई भी द्रव आप गर्म करिए, जैसे दूध भी है, हम उसको जब उबल जाता है उस पे आप प्लेट रख दीजिए, या कोई भी द्रव वाली चीज है, आपने सब्जी बनाई और उसको आप फिर ऊपर प्लेट रख दीजिए, थोड़ी देर में क्या देखेंगे, प्लेट जब आप उठाएंगे तो प्लेट की जहां वो, ये देखिए ये बर्तन है, ये प्लेट है, गरम है। अब जब आप थोड़ी देर बाद जब हटाएंगे तो यहाँ जो नीचे की सतह है प्लेट की, वहां पे आपको पानी की बूंदें मिलेंगी। वो क्यों होती हैं? वो होती है संघनन के कारण, कि भाप तो गर्म है, जो पानी है वो वाष्प बन के जाएगा,
लेकिन वाष्प क्योंकि प्लेट ठंडी है तो वो फिर से जल में परिवर्तित हो जाएगा। अब जब सारा जो अभी जो हम केटली का ले रहे थे, ये उदाहरण ले रहे थे, तो जल तो सारा आपका भाप बन के निकल गया। केतली में हमें क्या मिलेगा, क्या पीछे छूट जाएगा, हमें नमक मिलेगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, नमक रेत का जो मिश्रण है उसको हम जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों के द्वारा उसको सफलतापूर्वक हम पृथक कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा कि कितनी विधियों के द्वारा हम ये जो मिश्रण है इसको हम पृथक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो एक और समस्या आ रही है कि ये जो एक क्रियाकलाप करा, तो इस बच्चे ने ये जो आपकी जो बुक में है उसको ये लग रहा है कि जो मैंने जितना नमक मिलाया था उतना नमक मुझे नहीं मिला, मुझे कम मिला है, क्योंकि जो मैंने तो क्योंकि उस वो तो है कि उसने तो पूरा पैकेट मिलाया था और उसमें से जो जितना कहीं क्वांटिटी था नमक का वो उतना उसे प्राप्त नहीं हुआ। तो जो थोड़ा जो नमक था वो कहाँ गया, क्योंकि हमने ये देखा कि हमारा जो जब ये जो जल है ये वाष्प बन के उड़ जाता है तो पीछे उसमें जितना नमक होता है वो रह जाता है। लेकिन अब जो हमने एक अगर क्योंकि ये क्रियाकलाप करा तो हमें मालूम है कि इतना नमक था, इतना रेत थी, तो वो नमक नहीं प्राप्त हुआ। उसमें क्या त्रुटि हुई, उसके क्रियाकलाप में क्या त्रुटि हुई कि उसको वो सारा नमक नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बन रहा है। लेकिन इसका भी एक कारण है जो हम जब नेक्स्ट सेशन में जो टॉपिक लेंगे उसमें उसको जब समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि इस बच्चे से कहाँ त्रुटि हुई होगी कि जितना उसने नमक मिलाया वो उसको प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो हमने समझा है वो ये समझा कि जब ऐसे कोई दो मिश्रण होते हैं और उनमें को एक जितनी विधियां हमने पढ़ी उनसे नहीं, एक खाली एक विधि के द्वारा हम उसको नहीं पृथक कर सकते हैं। तो जितनी विधियां हमने पढ़ी उसमें से हम एक से अधिक विधि का यूज करके पृथक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको तो एक तो डेफिनेशन दिखाती हूँ, उसको नोट करिएगा। जो आज हमने एक नया एक जो शब्द पढ़ा संघनन का, इसकी मैं आपको परिभाषा बताती हूँ। तो बच्चों, आपसे अगर संघनन की परिभाषा पूछी जाए तो आप ये लिखिए सकते हैं, जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और ये बहुत पूछा जाता है और आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि या तो ये आपको चित्र दिखाएं कि कौन सी प्रक्रिया चल रही है, या ये कह सकते हैं कि भाप से हम जल किस क्रिया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये संघनन, ये आप याद करिएगा। बहुत से आप बच्चों के लिए ये नया वर्ड हो सकता है। इंग्लिश में इसे कंडेंसेशन कहते हैं। तो आप अगर आपने ये वर्ड सुना है उससे समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी एक बहुत जो अगर हम देखते हैं हम अपने रोजमर्रा में, ये भी क्रिया हमारी आंखों के सामने अक्सर होती दिखाई देती है। जब हम किसी गर्म बर्तन पे एक प्लेट ढक देते हैं और दोनों का जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। नीचे जो बर्तन होता है वो बहुत गर्म होता है, उसमें जो जल होता है वो वाष्प बन के उड़ रहा होता है, और जो ऊपर प्लेट रखी होती है वो ठंडी होती है। उसके अगर हम कंपैरिजन करें, और इस कारण जब उनका ताप में डिफरेंस होता है तो भाप जल में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने एक संघनन की और क्रिया देखी और ये भी देखा कि कभी कभी हमें एक से अधिक विधियां का यूज करना होता है पृथक्करण की क्रिया को करने के लिए। तो
अब एक और हमारा सेशन है जिसमें हम थोड़ा सा इस चैप्टर का और समझेंगे कि क्या जितना हम जल में किसी भी अमाउंट में हम कोई चीज घोल सकते हैं या उसमें हमारी एक लिमिटेशन होती है, एक हमें देखना पड़ता है कि कितना हम एक जो ठोस है किसी द्रव में हम कितना घोल सकते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो जैसा मैं कहती हूँ, आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करें, जो मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ उनको कॉपी में नोट करें, और जो आपको याद हो गया है बहुत अच्छी बात है, और कुछ याद अगर नहीं हो रहा है उसको पढ़िए, और कोई भी क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।